हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का जो अगला पेपर है हम लोगों का 2 फरवरी 2023 का सेकंड पेपर। ये जो पेपर है हम लोगों का 2 फरवरी 2023 का है और ये सेकंड पेपर है, यानी कि जूनियर लेवल का पेपर है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 फरवरी 2023 के प्राइमरी लेवल के पेपर को डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, -3 गुणे 0.3 की घात -2 गुणे 0.01 का मान स्थित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ -3 की घात 3 को आप लोग जानते हैं -27 होगा, क्योंकि -3 गुणे -3 गुणे -3 घात विषम है। अगर हमारा चिन्ह माइनस है और यहाँ पर घात विषम है तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए 3 की घात 3 27 और घात विषम थी इसलिए -27 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 0.3 की घात -2, तो जब भी हम लोगों ने बात की थी एक घातांक का रूल होता है, a की घात -1 का मतलब होता है 1/1। तो यही चीज यहाँ पर है 0.3 की घात -2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/0.3 की घात 2 गुणे 0.01। अब ये हम लोगों की जो इक्वेशन बन गई वो कुछ इस टाइप से बन गई। अब -27 हमारा ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 और इधर हमारा 0.01। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हम लोगों का जो एक दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक से हमारा दशमलव कट जाएगा, या फिर हम लोग इस दशमलव को हटाएंगे, एक बढ़ाएंगे और 2 अंक है इसलिए 2 जीरो बढ़ा दिए। फिर हमने इस दशमलव को हटाया, एक जीरो बढ़ाया, क्योंकि एक अंक है दशमलव के बाद में, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने एक जीरो बढ़ाया, तो 100 से ये 100 कट गया। या फिर आप लोग डायरेक्ट ये दशमलव काट सकते हैं या फिर इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं। तो आप अब ये जो स्थिति बनी ये -27 गुणे 1/3 गुणे 3, इधर हमारा 1 बचा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। अब 3 से हम लोग काटेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यानी कि ये हमारा लास्ट में आ गया -3। अब ये जब हम लोगों के -3 की वैल्यू है ये हमको बताना है किसके बीच में आएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो -3.5 और -2.5 के बीच में -3 आएगा, क्योंकि -3 जो है वो हमेशा -3.5 और -2.5 के बीच में स्थित होगा। तो आंसर जो इसका ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को घातांक का नियम लगाना है। -3 की घात 3 -27 हो गया। 0.3 की घात -2 में हम लोगों ने a की घात -1 बराबर 1/e का रूल लगाया, तो हमारी कुछ इस तरीके से कंडीशन बन गई। 0.01 को हम लोगों ने 1/100 लिख दिया। सॉल्व किया तो -3 आया, और हम लोग ये जानते हैं कि -3 जो है -3.5 और -2.5 के बीच में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a और b। इस अंक इस प्रकार है कि 3a b 7 और ये 62, तो ab के दोगुने का मान है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये 7 है। अब 7 में कितना जोड़े कि 2 आ जाए, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग 7 में 5 जोड़ दें तो ये 12 हो जाएगा। 12 का हाथ से लग जाएगा 1, तो ये 3 1 4 हो जाएगा। अब 4 में हम लोगों को कितना जोड़ना है कि 6 आ जाए, तो 4 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 5 हो गई और b की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू हमने 5 रखी, तो ये 7 5 12 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, तो ये 3 1 4 हो गया, और 4 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 62 हम लोगों को मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि AB, तो AB का मान क्या हो गया, AB का मान हो गया 5 2 52। अब AB के दोगुने का मान हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 52 का 2 गुना कर देंगे, 52 गुणे 2 तो 2 गुना 4, 5 दूनी 10, 104 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें जो है हम लोग a की वैल्यू को रखना था, तो a की वैल्यू हम लोगों ने 5 रखी, तो 7 और 5 12 हुआ। उसके बाद 1 हासिल लगा, तो ये 3 1 4 हो गया। अब 4 में हम लोग अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 में 2 जोड़ा, यानी b की वैल्यू 2 हो गई, तो हमें ab की वैल्यू पता चल गई 52 हो गई। जब ab का 2 गुना पूछ रहा था तो 52 का 2 गुना कर दिया, यानी 104 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के सभी गुणनखंडों का योग 6 के बराबर है, निम्न में कौन सी संख्या इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करती है। तो जैसे अगर 6 की बात की जाए तो 6 एक गुणनखंड 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, और स्वयं को छोड़ देना है, इसलिए 6 को हम लोग छोड़ देंगे। अब इनका टोटल निकालेंगे तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमें बताना है ये जो हमारे ऑप्शंस हैं किसमें यही रूल लागू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा 27 है, तो 27 को अगर देखेंगे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा।
तो यहां पर देखेंगे 9, 3, 12 और एक 13 हो रहा है, जबकि हमको 27 चाहिए, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36। तो 36 1 से कैंसिल होता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और 18 से कटेगा। तो अगर अब हम लोग यहां पर देखेंगे, ऐड करते हैं तो 18, 12, 30, 30, 9, 39, यानी 36 से ज्यादा हो रहा है, ये वाला भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब 32 को हम लोग देखते हैं, तो 32 1 से कैंसिल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16 से होगा। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं तो 16, 8, 24, 24, 4, 28, 28, 2, 30, 30 और 1, 31 हो रहा है, जबकि हमको चाहिए 32। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 लास्ट है, तो लास्ट 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 28, 4 से कटता है 28, 7 से कटता है और 14 से कटता है। तो 14, 7, 21, 21, 4, 25, 25, 2, 27, 27 और 1, 28, यानी इसका टोटल करने पे हमें 28 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें केवल आपको देखना है गुणनखंड करने। 27 हमारा 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। हमने टोटल किया तो हमारा टोटल आ रहा था 9, 3, 12 और 1, 13, जो कि 27 के बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट में हमने 18, 12, 30 हुआ, 30, 9, 39 हो गया, यानी 36 से ज्यादा हो रहा था, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 32 में हम लोगों ने देखा इनका टोटल जो है 31 आ रहा था और हमें चाहिए था 32, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। लास्ट वाले में हमने देखा 28 और इनका टोटल भी हमारा 28 आ रहा था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग संख्या 6 से विभाज्य है, तब निम्न में से किस कथन का उस वर्ग संख्या के बारे में सदैव सत्य होगा। एक वर्ग संख्या 6 से विभाज्य, हम लोग मान लेते हैं कि जो वर्ग संख्या है 6 से विभाजित होने वाली वो 36 है। 36 जो है 6 का वर्ग होती है और ये 6 से विभाज्य भी है। तब निम्न में किस कथन उस वर्ग संख्या के बारे में सदैव सत्य होगा। तो वह संख्या 37 से विभाज्य होगी, बिल्कुल ठीक है। और इसका वर्गमूल 6 से विभाज्य है, तो 36 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 जो है 6 से विभाज्य होता है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका वर्गमूल 3 से विभाज्य है, ये 3 से भी विभाज्य होता है, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। वह संख्या 24 से विभाज्य है, तो ये जो हमारी 36 है, तो 36 जो है 24 से विभाज्य नहीं होता है पूरा, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे 36 लिया और इन सारी कंडीशन को हम लोगों ने फॉलो किया। हम लोगों ने देखा जो संख्या है वो 36 से विभाजित नहीं हो रही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग अदर ऑप्शंस भी ले सकते हैं, कोई भी आप लोग जो है ऐसा वर्ग ले सकते हैं जो 6 से विभाज्य हो। यहाँ पर सिंपल है कि 36 सबसे छोटा है और उसी को हम लोग यहाँ पर लेके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने बात की थी कि जिन संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है वे संख्या भी 3 से विभाज्य होंगी। जैसे 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 6, 15, 15 3 से विभाज्य है, यानी संख्या भी 3 से विभाज्य है। 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 6, 16, 16 3 से विभाज्य नहीं होती, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। 1, 1, 2, 7, 9, 8, 17, 17 3 से विभाज्य नहीं होता, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब हमारे पास संख्या बची 17, 16 और 17, 13। अब 3 से विभाज्य वाली हमें पता चल गई। अब अगर 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, तो 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक, जैसे यहां पर 16 है, यहां पर 13 है, ये 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो हम लोग देखेंगे यहां पर 16 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 पूरा हो जाएगा, जबकि अगर 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। यानी 1716 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। केवल आपको इतना याद रखना है, 3 से डिवाइड होने के लिए जितने भी संख्या के अंक हैं उनका योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी के जो 2 अंक हैं वो 4 से पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए। यहां पर हमने देखा कि 17 16 में 16 4 से पूरा विभाजित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक पटाखे बनाने वाले कंपनी में केमिस्ट के पद पर नियुक्त होने के बाद मीनू को बताया गया कि एक विशिष्ट प्रकार की बारूद बनाने के लिए कार्बन, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को 3-2-1 में मिलाया जाना चाहिए। यदि 1.2 किलोग्राम बारूद बनाया गया तो उसमें कितना सल्फर होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.2 kg हमें पता है, इसको हम लोग बदल लेंगे ग्राम में। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1200 ग्राम। अब हमें पता चल गया ये जो बारूद बनाया जाना है तो इसमें 1200 ग्राम है। अब
कार्बन, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का जो अनुपात दिया गया है ये 3, 2 और 1 का अनुपात दिया गया है। यानी टोटल जो मात्रा है वो 3, 2, 1, 3, 2, 5 और 1 6 मात्रा है। अब सल्फर हमें बताना है, सल्फर क्या था, सल्फर हमारा 2 का अनुपात था, यानी 2 सल्फर की मात्रा कितनी होगी। तो सल्फर की मात्रा के लिए, सल्फर की मात्रा तो सिंपल सा है, जिसकी भी मात्रा पूछी जाएगी तो टोटल, सबसे पहले टोटल वैल्यू 1200 है हमारे पास, टोटल अनुपात कितना है 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे। अब जिसकी भी मात्रा पूछी जाएगी उससे हम लोग गुणा कर देंगे। जहां यहां पर सल्फर की पूछ रहा तो 2 से गुणा कर देंगे, अगर कार्बन की पूछता तो 3 से कर देते, पोटेशियम नाइट्रेट की पूछता तो 1 से कर देते। अब 6 से 1200 को डिवाइड करेंगे 200 हो जाएगा, और 200 और 2 की गुणा 400 हो जाएगी, यानी 400 ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा, टोटल हमको 12 पता था, एक हम लोग 2 kg है, इसको हम लोगों ने ग्राम में बदल लिया, 1200 ग्राम हो गया, क्योंकि हम लोगों के जो ऑप्शंस थे ये सारे ग्राम में थे। अब 1200 ग्राम में हमें टोटल 1200 ग्राम पता है, टोटल अनुपात हमें 6 पता है, और सल्फर का हमें निकालना है। तो 1200 टोटल मात्रा बटे टोटल अनुपात गुणे जिसकी मात्रा पूछी जाए, सल्फर की पूछी जा रही थी तो सल्फर से हम लोगों ने गुणा कर दिया, 2 अनुपात था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 400 ग्राम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बाबू ने 2020 में एक नई निस्सान माइक्रा खरीदी थी तब उसका मूल्य 5 लाख था, प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी होती जाती है, वर्ष 2022 में उसका मूल्य क्या होगा। यानी 2020 में उसने खरीदी, 2022 में पूछ रहा है, यानी 2 साल समय हमारा हो गया, 2 वर्ष 2020 से 2022 में जाने में। 4% की कमी हो रही है, यानी आर हमारा हो गया 4%, और कमी हो रही है इसलिए ये माइनस का हो गया। अब जो मूल्य था वो 5 लाख था, यानी पी जो है वो हमारा 5 लाख हो गया। अब 2022 में उसका मूल्य पूछ रहा है, यानी कि यहां पर जो हम लोगों का रूल लग जाएगा वो चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला लग जाएगा, पी ब्रैकेट में 1, कमी हो रही है इसलिए यहां पर माइनस कर देंगे, या फिर हम लोग इस तरीके से रखते हैं 1 + r बटे 100 की घात n, ये हमारा फार्मूला होता है। आर की वैल्यू हमारी -4 है क्योंकि -4 की कमी से कमी हो रही है, पी की वैल्यू 5 लाख है, 1 - 4 बटे 100 की घात 2, क्योंकि समय हमारे पास 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96 बटे 100 गुणे ये हो जाएगा 96 बटे 100, और इधर हमारा हो जाएगा 5 और ये 0 हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो 2 और 2 4 0, तो ये 3 और 1 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 50 गुणे 96 गुणे 96। अब 50 गुणे 96 गुणे 96 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46800, यानी 4,60,800 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें यहां पर 2020 से 2022 गए, यानी 2 वर्ष का समय लगा, तो समय हमें 2 वर्ष पता चल गया। 4% की कमी हो रही थी, यानी कि जो दर है हमारी -4 हो जाएगी। पी हमें 5 लाख दिया था, फॉर्मूला होता है ए बराबर, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r बटे 100 की घात समय। आर हमें -4 पता है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, -4 बटे 100। सॉल्व किया तो 100 में से 4 गया, 96 बटे 100 बचा, और घात 2 था इसलिए 2 बार 96 बटे 100 कर दिया, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो हमारा 50 गुणे 96 गुणे 96 हो गया। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 4,60,800 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक 10 लीटर के मिश्रण में केवल अम्ल और पानी ही है, इस मिश्रण में 60% अम्ल है, यदि हम इस मिश्रण में 25% पानी चाहते हैं तो इसमें कितना अम्ल मिलाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 10 लीटर के मिश्रण में केवल अम्ल और पानी ही है, इस मिश्रण में 60% अम्ल है, और 60% जब अम्ल है तो 40% हमारा पानी हो गया। अब कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में 25% पानी चाहते हैं, पानी की मात्रा 25 हो जाए, और तो 25 जब हो जाएगी तो अम्ल की मात्रा कितनी हो जाए, 75 हो जाए। तो अब हमसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो उसकी मात्रा है वो 60 और 40 में है, और 75 और 25 के अनुपात में हमें करना है, तो हमें कितना अम्ल उसमें मिलाना पड़ेगा। तो अब अगर 60% है, टोटल हमारा 10 था, 10 लीटर मिश्रण था, उसमें से 60% हमारा अम्ल है, तो हम लोग अम्ल की मात्रा निकाल सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अम्ल हमारा हो जाएगा 6। जब 10 में से 6 अम्ल हो गया तो हमारा पानी कितना बचा या जल कितना बचा, तो जल हमारा बचा 4, क्योंकि 6 अगर अम्ल है तो 4 हमारा पानी हो गया। अब कह रहा है कि कितना इसमें अम्ल और मिलाना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि इसमें अम्ल जो है x लीटर और मिलाना पड़ेगा, तो जो इनका अनुपात है वो 75 या
75 और 25, या फिर हम लोग कह सकते हैं 25 से कम 25, 25 तिया 75, यानी 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो हमने x लीटर इसमें अम्ल मिलाया, पानी हमारा सेम रहा, पहले जितना 4 ही रहा, और अनुपात अब कितना हो रहा है, 3:1 का हो रहा है, तो वहां 3:1 हो गया। अब 6 प्लस x बराबर ये 12 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 12 माइनस 6 हो गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। यानी कि 6 लीटर हम लोगों को अम्ल और मिलाना पड़ेगा। 6 लीटर अम्ल मिलाने के बाद जो मिश्रण में पानी की मात्रा है वो 25% हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि 60% है हमारा अम्ल, तो टोटल अगर हमारे पास 10 लीटर है, 10 लीटर में 60 लीटर अम्ल है, तो हमारे पास अम्ल की मात्रा 6 लीटर हो गई। जब 6 लीटर अम्ल हो गया तो हमारे पास पानी कितना बचा, 4 लीटर बचा। अब कह रहा कितना अम्ल और मिलाना पड़ेगा, यानी 6 लीटर अम्ल था, इसमें x लीटर हम लोगों ने मान लिया और मिलाना पड़ेगा। पानी हमारा सेम रहा 4 लीटर पहले जितना ही, तो जो अनुपात है ये हमारा 25% पानी हो जाएगा। यानी 25% अगर पानी होगा तो हमारे पास अम्ल कितना बचेगा, 75%। तो अगर हम लोग इनका अनुपात निकालेंगे 75 और 25 का, तो 3:1 आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अनुपात निकाल दिया, ये 3 हमारा अम्ल हो गया, तो अम्ल के सामने अम्ल और पानी के सामने पानी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 6 आ गई, यानी 6 लीटर अम्ल और मिलाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है आप लोगों के पास कि आप लोगों को पता है 6 लीटर अम्ल है, 4 लीटर पानी है। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को रख के यहां पर देखें, जैसे कि यहां पे हमें सही ऑप्शन पता चल गया 6 लीटर है, तो 6 लीटर अगर हम लोग अम्ल और मिला देंगे तो हमारे पास अम्ल हो जाएगा 12 और पानी हो जाएगा 4, यानी टोटल मात्रा हमारे पास 16 हो जाएगी, और 16 में 12 लीटर हमारा अम्ल हो जाएगा। तो हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, 12 लीटर हमारा अम्ल है, 16 लीटर टोटल मात्रा है गुणे 100, तो 4 तिया 12, 4 चौकू 16, 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 25, तो 25 या 75, यानी 75% अम्ल हो गया, तो 25% हमारा पानी हो गया। इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन के तरीके, ऑप्शन से लेके एक एक ऑप्शन को आप लोग लेके यहाँ पर ऐड कर लें। जैसे अगर हम लोग 3 लेते तो 6 और 3 9 लीटर हो जाता, और टोटल मात्रा 9 4 13 लीटर हो जाती। ये आप लोगों को ध्यान रखना, टोटल जो मात्रा है ये 6 और 4 10 पहले से है, अगर हम लोग 6 और मिला रहे हैं तो टोटल हमारी जो मात्रा है 16 हो जाएगी। अम्ल की मात्रा हमारी 6 + 6 12 हो जाएगी, हम लोगों ने निकाला, तो 75% हमें अम्ल पता चल गया। अगर 75% अम्ल है तो 25% पानी होगा। फिलहाल जो बेसिक मेथड है वो आप लोगों का ये वाला मेथड है। इससे आप लोग अगर इसको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है x + y/2 दिया है, y + z/2 दिया है और z + x/2 दिया है, तो हमसे x + y + z की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर हम लोग मान ली ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है और ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। तो तीनों इक्वेशन को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो ये x + y/2 है, इधर क्या है, जो चर पद है वो हमारे एक साइड हो जाएंगे, अचर पद हमारे एक साइड हो जाएंगे। तो चर पद को हम लोगों ने एक साइड किया और अचर पद हमारे एक साइड हो जाएंगे, 1/4 + 1/4 + 1/4। तीनों समीकरण को हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया। अब ये x, ये y और ये z, ये अलग हो जाएगा हमारा x + y + z, और ये x/2, ये y/2 और ये z/2, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x/2 + y/2 + z/2, और ये हमारा हर बराबर है 1 2 3, 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर 2 एलसीएम ले लेंगे। जब 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y + 2z, और ये हमारा +x + y + z हो जाएगा और बराबर 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो 2x और x मिलकर बन जाएगा 3x, इसी तरीके से 2y और y मिलकर बन जाएगा 3y, इसी तरीके से 2z और z मिलकर बन जाएगा 3z। अपॉन में हमारा रहेगा 2 बराबर 3/4। अब 2 से हम लोग काट देंगे 4 को, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहां पर 3, यहां पे 3, यहां पे 3, यानी 3 कॉमन मिल जाएगा, तो x + y + z बचेगा और इधर बचेगा 3/2। अब इधर 3 और इधर 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x + y + z की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2, और हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिंपली आप लोगों को ये मान लेना है कि ये हमारा पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देना है। चर पद हमारे एक साइड रहेंगे और अचर पद हमारे एक साइड रहेंगे। अचर पद को जोड़ने पे हमारा 3/4 आ गया, चर पद को जोड़ने पे हमारा x + y + z एक साइड आया और x/2 + y/2 + z/2 एक साइड आया। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 3x + 3y + 3z/2 बन गया बराबर 3/4। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा। यहां 3 हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x + y + z की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, a और b ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं
जिसमें a की घात b बराबर 4913, यानी a की घात b बराबर हमें 4913 दिया गया है। अब हमें बताना है a प्लस b की घात a माइनस b माइनस 14 कितना होगा। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो 17 का क्यूब जो है वो 4913 के बराबर होता है, और नहीं पता है तो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो 17 से सबसे पहले ये डिवाइड होगा तो ये 289 हो जाएगा, फिर 17 से डिवाइड होगा तो 17 हो जाएगा, फिर 17 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये है हमारा 17 की घात 3 और इधर है हमारा a की घात b। अब आप लोग सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 17 हो गई क्योंकि a के साथ 17 है, और b की वैल्यू 3 हो गई क्योंकि b के साथ हमारा 3 है। घात की जो वैल्यू है वो घात हो जाएगी और आधार की वैल्यू आधार हो जाएगी। अब हमें निकालना है a प्लस b यानी 17 प्लस 3 की घात a माइनस b यानी 17 माइनस 3 माइनस 14। तो ये 17 और 3 तो 20 हो गया, और यहाँ 17 माइनस 3 14 माइनस 14 हो गया, यानी 20 की घात 0 हो गया। और हम लोग जानते हैं जब भी किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर एक तो किसी भी संख्या की वैल्यू 0 है तो उसकी जो मान है वो 1 होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो यहां पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए केवल और केवल कि 4913 किसका क्यूब है या किससे गुणनखंड हो रहा है। हम लोगों ने देखा 4913 17 का क्यूब है। अब a इधर आधार है, 17 इधर आधार है, यानी a की वैल्यू 17, b इधर घात है, 3 इधर घात है, यानी b की वैल्यू 3। अब a प्लस b की घात a माइनस b माइनस 14 की सिंपली हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो 20 की घात 0 बचा, 20 की घात 0 का मतलब 1 होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का अनुपात 1 2 3 4 है, न्यून कोण की माप क्या होगी। न्यूनतम कोण मतलब सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। अब कोई भी अगर चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब यहां पर अनुपात हमें दिया है 1, यानी हम लोग इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं हम लोग 4x। अब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 है, ये हमें पता है, यानी x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इसकी वैल्यू 360 के बराबर होगी। अब 4 3 7 2 9 और 1 10x हो गया, 10x बराबर 360, यानी x की वैल्यू हो गई 36। तो जब x की वैल्यू हमें 36 पता चल गई, अब हमसे न्यूनतम कोण पूछ रहा था। न्यूनतम कोण हमारा क्या था, 1 था, यानी कि x था। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर अधिकतम कोण पूछता तो आपका 4 था, यानी 4x था, तो 4 गुणे 36 करते तो हमें अधिकतम कोण पता चल जाता। फिलहाल यहाँ पर न्यूनतम कोण पूछ रहा था तो x न्यूनतम कोण था और x की वैल्यू 36 आई है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यदि किसी बहुफलकी के 6 फलक और 12 किनारे हैं तो इसके शीर्षों की संख्या। तो इसके लिए कई बार ये लगभग हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो हम लोगों ने बात की थी, यूलर का फार्मूला होता है बहुफलक के संबंध में f प्लस v माइनस ई बराबर 2, या फिर हम लोग हिंदी में अगर कहें तो फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारे बराबर 2। तो ये हम लोगों का जो यूलर का फार्मूला होता है। अब इसमें हमें 6 फलक दिए हैं, यानी फलक की वैल्यू 6, 12 किनारे दिए हैं, यानी किनारों की वैल्यू 12, शीर्ष हमें पता नहीं, शीर्ष को हम लोग मान लेते हैं x बराबर 2। तो अगर जब हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस 6, x माइनस 6 बराबर 2। आप पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 2 प्लस 6, तो x की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल सा अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं पता तो आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, f प्लस वी माइनस ई बटे 2, या फिर फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारे बराबर 2। सभी पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग इजिली उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो गया। किसी आयत ABCD में, तो एक आयत हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ये ABCD हो गया। अब यहां पर हम लोग नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये हमारा A, B, C और D। अब कह रहा है AC 2x प्लस 3 है, यानी AC हमारा ये विकर्ण है और इसकी वैल्यू है 2x प्लस 3, और BD हमारा ये है, ये भी हमारा एक विकर्ण है और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 3x माइनस 5, यानी कि ये दोनों AC और BD दोनों विकर्ण की वैल्यू दे रखी है। तो आयत के जो विकर्ण हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी AC बराबर BD होगा, और AC की वैल्यू हमारी 2x प्लस 3 है और BD की वैल्यू हमारी 3x माइनस 5 है। तो अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8।
जब x की वैल्यू हमें 8 पता चल गई तो हमसे पूछ रहा है 2x प्लस 9 की वैल्यू, तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 2 इंटू 8 प्लस 9, तो 8 दूनी 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 का मतलब हो गया 25। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आप लोग इतना याद रखिए, कोई भी आयत है तो उसके जो विकर्ण है वो हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर AC और BD हमारे विकर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने फिगर बना के देख लिया। तो जब AC और BD विकर्ण है तो AC की वैल्यू 2x प्लस 3 और BD की वैल्यू 3x माइनस 5 दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर करके हम लोगों ने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। जब x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, अब हमसे किसी भी चीज की वैल्यू पूछी है तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों से 2x प्लस 9 की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो 2x प्लस 9 x की जगह 8 रख दिया, सॉल्व किया तो 25 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के कोणों B और C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इस टाइप से हमारा त्रिभुज हो गया। अब ये हमारा त्रिभुज है, तो ये A B और ये C मान लेते हैं। अब कोण B और C के समद्विभाजक, B का समद्विभाजक हम लोग मानते हैं इस टाइप से, और C का समद्विभाजक मान लेते हैं इस टाइप से है, और O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। कोण BOC की वैल्यू हमें दी है 105 डिग्री, तो हमसे ये कोण BAC या फिर कोण A की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोण BOC यानी जो केंद्र पर कोण होता है, कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस कोण A/2। ये वाला जो कोण होता है, ये केंद्र पर जो कोण बना होता है, यानी इनके समद्विभाजक के मिलने से जो कोण बनता है वो कितना होता है 90 प्लस कोण A/2। तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू पता है, यानी इसकी वैल्यू हम लोग 105 रख देते हैं। ये 90 है प्लस कोण A/2, पक्षांतर कर देंगे तो ये 105 माइनस 90 बराबर कोण A/2 हो जाएगा। तो ये 5 10 में से 9 गया 1 बराबर कोण A/2 हो जाएगा। तो कोण A बराबर हो जाएगा 15 गुणे 2, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कोण A की जो वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये वाला कोण हमें 105 पता था, सिंपली आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। जो हमारे समद्विभाजक से जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये 90 प्लस कोण A/2 के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे तो इजिली आप लोग जो है आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है, एक्स और वाई क्रमशः कोण 60 डिग्री के संपूरक और पूरक कोण है। तो संपूरक की बात की जाए, जब भी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वहां पर हमारा संपूरक कोण होता है, और जब भी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वहां पर हमारा पूरक कोण होता है। तो अगर संपूरक की बात की जाए तो अगर एक कोण 60 है और दोनों का टोटल 180 होता है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो दूसरा कोण हमें पता चल जाएगा 120 है। अब इसी तरीके से पूरक कोण की बात की जाए, पूरक कोण के दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी 120 आ गई और y की वैल्यू हमारी 30 आ गई। अब x प्लस वाई पूछ रहा है, तो 120 प्लस 30, तो 120 प्लस 30 हमारा हो गया 150, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो संपूरक कोण के लिए मान लो दो कोण A और कोण B है, अगर संपूरक होंगे तो इनका योगफल 180 होगा, और दो कोण मान लो C और D है और ये पूरक है तो इनका योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमें एक कोण अगर 60 पता था तो संपूरक कोण हम लोगों ने निकाल लिया 120 माइनस करके, इसी तरीके से पूरक कोण 90 में से माइनस करके निकाल लिया, तो x और y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें x प्लस वाई चाहिए था, तो x प्लस वाई हम लोगों ने इजिली फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है, लंबाई 12 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर हमें जो है विकर्णों की जो लंबाई है वो दे रखी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणन। तो यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2, विकर्ण हमारा एक विकर्ण है 12, दूसरा विकर्ण है हमारा 25, तो 2 से डिवाइड किया, 2 छंग 12 हो गया। 6 गुणे 25 करेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपली फार्मूला बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। फार्मूला हमारा होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों की लंबाई हमें 12 और 25 दे रखी थी, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला, मोर एक समलंब है जिसमें MOO और RE समांतर है, यानी कि अगर हम लोग एक समलंब बनाएंगे तो MO ये हम लोग मान लेते हैं और RE ये मान लेते हैं और दोनों समांतर हैं। अब इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा MO, ये R और ये E,
ये दोनों समांतर हैं। MO की लंबाई 24 है, ये 24 है। RE की लंबाई 18 है, तो ये 18 हो गया। अब इस समलंब का क्षेत्रफल दिया है, समलंब हम लोग बना लेते हैं, तो समलंब हमारा जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका जो एरिया है, एरिया हम लोगों को दे रखा है 336 वर्ग इकाई। एरिया 336 वर्ग इकाई दे रखा है। ये 24 इकाई पता है और ये 18 इकाई यानी 18 यूनिट पता है। तो हम लोगों को इनके बीच की दूरी यानी ये जो ऊंचाई होगी इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो समलंब चतुर्भुज की बात की जाए तो समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यहां पर हमारी समांतर भुजाएं जैसे MO हो गई प्लस RE हो गई गुणे ऊंचाई यानी कि H होता है। तो क्षेत्रफल हमें पता है 336, तो क्षेत्रफल की जगह 336 1/2। MO हमें पता है 24, तो MO की जगह 24। RE पता है 18, तो RE की जगह 18 गुणे ऊंचाई पता नहीं तो ऊंचाई की जगह H। अब ये हमारा हो गया 1/2 और ये हमारा हो गया 24 8 32 10 42 गुणे H बराबर 336। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 21 यानी 21H बराबर हो गया 336। तो H बराबर हो गया 336/21। तो 7 से डिवाइड किया 7 या 21, 7 चक्कू 28 बचा 5, 7 8 56, 3 से डिवाइड किया तो 16। तो H की वैल्यू आ गई हमारी 16 इकाई यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। जब भी समलंब चतुर्भुज की बात कही जाएगी तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। यहां पर हमारी समांतर भुजाएं MO और RE थी। MO की लंबाई 24 थी और RE की लंबाई 18 थी। इन दोनों को हम लोगों ने यहां पर पुट कर दिया। H हमारा H रहा और 336 हमारा क्षेत्रफल था, तो 336 बराबर 1/2 और इन सबको सॉल्व किया तो हमारा H की जो वैल्यू आ गई वो 16 इकाई आ गई यानी 16 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनाभ के एक आकार के एक उपहार बॉक्स में एक कागज से ढका जाता है जिसकी लागत 0.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस बक्से की विमाएं 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो कागज की लागत क्या होगी। तो कागज की लागत निकालने के लिए आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये 0.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर से हमारा मतलब होता है एरिया से यानी क्षेत्रफल से। तो हम लोगों का जो घनाभ है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालने, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का जो एरिया है, एरिया का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब लंबाई ये हमारी हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 लंबाई 8 चौड़ाई 3 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 8। और अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 24 हो गया, ये 15 हो गया और ये 40 हो गया। ये 40 5 45 10 55 55 4 59 और 24 इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 × 79 हो गया। 2 × 79 का मतलब हो गया 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 158 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है पूरा एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। जो भी घनाभ, जो भी बक्से की विमाएं थी उसके हिसाब से हमारा क्षेत्रफल 158 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 0.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 0.50 रुपए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं आधा रुपए। 0.50 का मतलब आधा रुपए हो गया। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए अगर आता है खर्चा आधा रुपए तो 158 वर्ग सेंटीमीटर के लिए कितना आएगा, 158 गुणे 1/2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और कटने के बाद ये हो जाएगा 79 रुपए, यानी 79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल हमारा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। जो घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर पे खर्चा आ रहा था आधा रुपए का, तो 158 वर्ग सेंटीमीटर पे कितना आएगा, 158 गुणे 1/2 कर दिया तो 79 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 11 12 14 18 x + 2 22 25 और 61 का माध्यक 21 है। यानी ये जो संख्या है आरोही क्रम में है और इनका माध्यक यानी कि जो माध्यिका है वो 21 है। तब 3x + 7 का मान ज्ञात हो करें। तो सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कितने यहाँ पर डिजिट, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की जो वैल्यू हो गई 9। 9 जो है विषम संख्या है और जब विषम होती है तो हमारा माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n + 1/2वां पद।
तो n+1/2 वहां पद होता है, तो 9+1/2 वहां पद हो जाएगा, 10/2 यानी 5वां पद हो जाएगा। अब 5वें पद का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 यानी 5वां पद हो जाएगा x+2। अब माध्यिका कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है, तो माध्यिका हमारी यहां पर 21 रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें पता है। तो x+2 बराबर अगर 21 है तो x बराबर 21 - 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 19 हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब हमें 19 पता चल गई तो हम लोगों को निकालनी है 3x+7 की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें 19 पता चल गई, x की वैल्यू को हम लोग 3x+7 में पुट कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे x की वैल्यू 19 + 7, 19 × 57 + 7, 57 और 7 होता है 64, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने काउंट किया, n हमारा 9 आया, 9 एक विषम संख्या है, माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद का मतलब हो गया 5वां पद, 5वां पद हमारा था x+2, माध्यिका हमारी थी 21, तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 19। 3x+7 की वैल्यू निकालनी है, यानी 3 × 19 + 7, तो 57 + 7 हो गया, 57 + 7 की वैल्यू हमारी हो गई 64, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक पर्चियों पर संख्याएं 3, 4, 5 और 47 लिखी जाती है, यानी टोटल अगर संख्याओं की बात की जाए तो टोटल संख्याएं हमारे पास 3 से 47 तक की अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 45 हो जाएंगी, क्योंकि 47 तक पूरी संख्या 47, 1 और 2 मिसिंग है, यानी 47 में से 2 माइनस किया तो 45 हमारे पास टोटल संख्या है। अब इनमें एक डिब्बे में रख दिया जाता है एक पर्ची पर एक संख्या, इस डिब्बे में बिना अंदर देखे एक पर्ची निकाली जाती है 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या जो इसके 3 से और 47 के बीच में आएंगी, एक 6, 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 6 × 7 = 42। तो इतनी संख्या 3 और 47 के बीच में होंगी जो 6 से विभाज्य हैं, तो इनको हम लोग काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 संख्याएं जो हैं वो 6 से विभाज्य हैं। तो हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता के लिए क्या करते हैं, जितनी हमारी संभावनाएं बन रही हैं, तो संभावनाएं कितनी बन रही हैं, 7 बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल हमारे कितनी संख्या है, 45 है, यानी 7/45 इस क्वेश्चन की प्रायिकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले टोटल संख्याएं काउंट कर लें, फिर 6 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली, जो भी बोला जा रहा है तो उतनी संख्या हम लोग लिखेंगे, फिर उनको काउंट कर लेंगे प्रायिकता के लिए जितनी संभावना है। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो संभावनाएं बन रही थी, ये हम लोगों की 7 संभावनाएं बन रही थी, तो प्रायिकता हमारी 7 बटे टोटल संख्या हमारी 45 थी, तो 7/45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने 2 फरवरी के जो सेकंड मीटिंग में यानी जूनियर लेवल के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।